नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका पहचान एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। और अभी इसी क्रम में जैसे कि हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था हर्षवर्धन के बारे में, हर्षवर्धन का काल पढ़ा और दक्षिण भारत के इतिहास पढ़ने से पहले हमने संगम युग को जाना। संगम युग को जानने के बाद में उसके चोल वंश के बारे में, पांडे वंश के बारे में, चेरी वंश के साम्राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों को देखा। इसके अलावा अब जो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम वो देखने जा रहे हैं कि जो महत्वपूर्ण दक्षिण भारत में जो राजवंश हैं उनका इतिहास किस तरह का रहा, उनका क्रम किस तरह का रहा, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इग्नोर नहीं करनी है, ध्यान से देखना है और समझना है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आज की इस क्लास में। जैसा कि हमने आप पिछली क्लास में देखा था, थानेश्वर हरियाणा में पड़ता है, जहां पर हर्षवर्धन के पिताजी जो प्रभाकर वर्धन है, ठीक है, या पुष्यभूति वंश का जो राजधानी क्षेत्र माना जाता है वो थानेश्वर को माना जाता था। ठीक है, कन्नौज में हर्षवर्धन की पुत्री जो प्रभाकर वर्धन की पुत्री यानी हर्षवर्धन की सिस्टर थी, उनकी शादी हुई थी कन्नौज में। ठीक, ग्रह वर्मा के साथ में उनकी हत्या कर दी गई थी देवगुप्त के द्वारा। ठीक, उसके अलावा शशांक के द्वारा राज्यवर्धन की हत्या और हर्षवर्धन ने फिर राज्यवर्धन को मार दिया। तो ये वाला हमने क्रम पढ़ा था। उसके बाद में आपने दक्षिण भारत के इतिहास में कुछ शब्दों को जाना था। और अब जो आज की क्लास है इसमें हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत के वो सभी महत्वपूर्ण राजवंश जो कि आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट हैं। तो यहां इस ढांचे को समझ लेते हैं। 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है वो पूरे उस काल के दौरान में क्या है कि दक्षिण भारत में कई सारे छोटे छोटे वंशों का उदय हुआ। तो ये क्रम आगे बढ़ता चला गया। उन्हीं वंशों में से सबसे महत्वपूर्ण जो वंश हैं उन्हें हम पढ़ते हैं। सबसे पहले पल्लव वंशों के बारे में इतिहास देखेंगे, उसके बाद में वातापी के चालुक्य और बैंगी के चालुक्य और इसके अलावा राष्ट्रकूट वंश और फिर चोल वंशों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये मैंने इस तरह से आपके सामने डायग्राम, परफॉर्मा, जो भी कहो, डिजाइन, कुछ भी कहो, तो वो चीज मैंने आपको तैयार करके दी है। समझना है, थोड़ा आसान लगेगा। चारों कंडीशनों को एक साथ देखेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। पल्लव राजवंश या पल्लव वंश की बात कर रहे हैं। पल्लव वंश के संस्थापक माने जाते हैं सिंह विष्णु को। सिंह विष्णु पल्लव वंश के संस्थापक थे, जिन्होंने तमिल क्षेत्र में 575 में कांची को राजधानी बनाया और पल्लव वंश की स्थापना कर दी। किस वंश की स्थापना कर दी? पल्लव वंश की स्थापना। पल्लव वंश के संस्थापक के तौर पर सिंह विष्णु को जाना जाता है। और इसी ने मालवापुरम में आदि विराह गुहा मंदिर या गुफा मंदिर के नाम से एक शिव जी का मंदिर है जो जाना जाता है आदि विराह मंदिर के नाम से। उसका निर्माण कार्य किसने करवाया था? सिंह विष्णु ने करवाया था। ये आपको याद रखना है। आदि विराह गुहा मंदिर किसने बनवाया था? मालवापुरम में। कीर्तार्जुनीयम एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, लेख है, जिसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं आपको देखने को मिलती हैं। कीर्तार्जुनीयम के लेखक के तौर पर जो भारवी थे, यानी जो लेखक थे भारवी, वो भी क्या है कि सिंह विष्णु के दरबार के ही एक लेखक हुआ करते थे। और महेंद्र वर्मन ने मत विलास प्रवचन की रचना की थी, वो भी क्या है सिंह विष्णु के दरबारियों में से एक हुआ करते थे। ठीक है, तो ये सिंह विष्णु थे जिन्होंने पल्लव वंश की स्थापना की। उनके बाद में उनके उत्तराधिकारी तौर पर नरसिंह वर्मन प्रथम को देखा गया। और नरसिंह वर्मन प्रथम ने सर्वाधिक शक्तिशाली, जो कि सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली वातापी साम्राज्य, सबसे शक्तिशाली या सर्वाधिक शक्तिशाली पल्लव वंशीय राजा हुआ, उसको जानते हैं हम नरसिंह वर्मन प्रथम के नाम से। इसने क्या है कि वातापी को जीता और वातापी को जीत करके अपने आप को वातापी कोंडा या वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। इसने स्वयं को क्या उपाधि दी थी? वातापी कोंडी की उपाधि दी थी। महाबलीपुरम में जो रथ निर्माण है, रथ मंदिरों का निर्माण किया गया है, तो वो भी नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा किया गया था। महाबलीपुरम में जो रथ मंदिर है, इनका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा किया गया था। वेंगसांग भी इनके समय ही आया था कांची में, जहां इनकी राजधानी क्षेत्र है।
तो वेंगसांग ये भी पूछा जा सकता है, कई बार वेंगसांग से, हेंगसांग से, चीनी यात्री से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, एक दो क्वेश्चन और मैं पिछले याद करा देता हूं आपको कि हेंगसांग को यात्रियों में राजकुमार भी कहा जाता है, नीति का पंडित भी कहा जाता है, और इसके अलावा वर्तमान रूप से शाक्य मुनि भी कहा जाता है। और भारत में ये हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में आए थे। क्यों आए थे? नालंदा यूनिवर्सिटी में बौद्ध शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारत में आए थे। नरसिंह वर्मन द्वितीय आते हैं उत्तराधिकारी के तौर पर पल्लव वंश में। इन्होंने क्या है, कांची के अंदर यानी तमिलनाडु में कैलाश मंदिर का एक विख्यात मंदिर का निर्माण करवाया, और इसी मंदिर से ऐसा माना जाता है कि जो द्रविड़ की स्थापत्य कला है उसका प्रारंभ हुआ, उसकी शुरुआत हुई। ठीक है। और 10 कुमार चरित्र के जो लेखक दंडी हैं, 10 कुमार चरित्र जो बुक है, जो इतिहास है, ग्रंथ है, उसके लेखक है दंडी। दंडी को माना जाता है, और दंडी भी इन्हीं के दरबार में रहते थे, नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में। तो ये पल्लव वंश से संबंधित सारे राजवंशों के राजा थे, जो कि हम समझ सकते हैं। सिंह विष्णु के बाद में नरसिंह वर्मन प्रथम, फिर नरसिंह वर्मन द्वितीय आया। उसके बाद में हम पढ़ते हैं वातापी के चालुक्य या बेंगी के चालुक्य वंशों के बारे में। तो वातापी के चालुक्य वंशों को देखते हैं। सबसे पहले वातापी के चालुक्य वंशों के संस्थापक के तौर पर जयसिंह को जाना जाता है, और जयसिंह ने अपनी राजधानी बनाया वातापी को। ठीक है। और वातापी को जीतने वाले पल्लव राजा कौन थे? नरसिंह वर्मन प्रथम थे, जिसने वातापी कोंड अपने आप को एक उपाधि धारण की थी। वो आप सभी को मैंने पहले बताया। अभी यहां देखो, पुलकेशिन द्वितीय प्रतापी राजा हुए। ठीक है, वातापी के चालुक्य वंश में। और इस पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जो जानकारी मिलती है वो ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। ऐहोल अभिलेख से पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ऐहोल अभिलेख में योगदान रहा था पुलकेशिन द्वितीय का। ऐसा नहीं है, उनका योगदान रहा था। आप उसे थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय वो लाइन मेरे से मतलब मेरे द्वारा बोल दी गई थी, बट ये नहीं है, क्योंकि उसके पीछे एक रीजन है। ऐहोल अभिलेख से पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन इनका इस अभिलेख के अंदर कोई योगदान था। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। पुलकेशिन द्वितीय एक प्रतापी राजा हुए थे, जो कि वातापी के चालुक्य वंश के सबसे महत्वपूर्ण राजा थे, और इन्होंने ऐहोल अभिलेख से इनके बारे में जानकारी मिलती है। इन्होंने ही हर्षवर्धन को हराया था पुष्यभूति वंश में, जहां हम पढ़ते हैं हर्षवर्धन के बारे में। पुलकेशिन द्वितीय ने ही लास्ट में जाके हर्षवर्धन को हरा दिया था। और पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का राजा था, जो कि कहां पर था? साउथ में, वातापी क्षेत्र में पड़ता था। फिर क्या है कि अब पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन ने हरा दिया था। तो नरसिंह वर्मन ने हराया, और इसके बाद में जो भी शासक हुए वे कमजोर शासक हुए। फिर अंतिम शासक के तौर पर कीर्ति वर्मन द्वितीय को जाना जाता है। वातापी के चालुक्य वंशों में अंतिम शासक के तौर पर कीर्ति वर्मन द्वितीय को जाना जाता है, ये याद रखना है। उसके बाद में बात करेंगे हम बेंगी के चालुक्य वंश की। तो वातापी के चालुक्य वंश और एक बेंगी क्षेत्र पड़ता है तमिल में, वहां के भी चालुक्य वंश, दोनों में डिफरेंट है। क्योंकि बेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक के तौर पर विष्णुवर्धन को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? विष्णुवर्धन को जाना जाता है। और इन्होंने राजधानी बेंगी को बनाया, इस वजह से बेंगी के चालुक्य वंश कहलाते हैं। इन्होंने राजधानी वातापी को बनाया, इस वजह से ये वातापी के चालुक्य वंश के वंशज कहलाते हैं। ठीक है। यहां क्या है, इसने क्या किया? कृष्णा गोदावरी के मध्य भाग के पर क्षेत्र पर शासन किया था। जो क्षेत्र बेंगी का क्षेत्र पड़ता था उस पर इसने शासन किया था। इस वजह से बेंगी के चालुक्य वंश में, जो चालुक्य वंश यहाँ का चालुक्य वंश है, इसे बेंगी के चालुक्य वंश के नाम से जाना जाता है। कृष्णा और गोदावरी के मध्य का जो तटीय क्षेत्र है वो बेंगी के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं राष्ट्रकूट वंश की, जहां से कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी दुंती दर्ग ने। ठीक है, दुंती दर्ग कह देते हैं, दंती दुर्ग कह देते हैं। तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक के तौर पर दंती दुर्ग को जाना जाता है, और इनकी राजधानी मान्यखेत थी। और प्रमुख शासक राष्ट्रकूट राजवंशों में जो शासकों में रहे थे, कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, कृष्ण तृतीय, ये कुल मिलाकर के 6 प्रतापी शासक हुए, जो कि राष्ट्रकूट राजवंश में हुए थे।
कृष्ण प्रथम ने एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश का मंदिर बनाया था। कैलाश महादेव जी का मंदिर है जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। राष्ट्रकूट वंश, पाल वंश, प्रतिहार वंश के साथ साथ में कन्नौज के लिए जो लड़ाई में भाग लेने वाले जो त्रिपक्षीय संघर्ष है उसमें भाग लेने वाले राजाओं में ध्रुव को जाना जाता है जो कि राष्ट्रकूट वंश से संबंधित राजा थे। उसके बाद में बात करें राष्ट्रकूट वंश में अंतिम शासक के तौर पर कृष्ण तृतीय को जाना जाता है। कृष्ण तृतीय को जाना जाता है। इन्हीं के दरबार में एक कन्नड़ कवि हुआ करते थे जिन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। अब बाद में बात करें हम तैलप तृतीय की, तो तैलप तृतीय नाम का एक आदमी था जो कि कल्याणी के चालुक्य वंश का राजा था। तो उसने क्या है कि राष्ट्रकूटों को हरा दिया, उन्हें ध्वसित कर दिया और एक नए वंश की स्थापना कर दी। राष्ट्रकूट वंश को हरा दिया, खत्म कर दिया और उसके बाद में उसने नए वंश की स्थापना की जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, जिसे कल्याणी के चालुक्य वंश के नाम से जानते हैं, जिसे हम कल्याणी के चालुक्य वंश के नाम से जानते हैं। राष्ट्रकूट वंश के जो भी लोग थे, जो राजा या शासक हुए, वे सभी शैव धर्म, वैष्णव धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग थे। अलग अलग रूप से अनुयायी थे, अलग अलग राजा अलग अलग धर्मों के अनुयायी थे। ठीक है, जैसे यही चीजें हमें कई सारे अभिलेखों में देखने को मिलती है, कई सारे साक्ष्यों में देखने को मिलती है। जैसे एलोरा एवं एलिफेंटा की जो गुफाओं का निर्माण है वो राष्ट्रकूटों के द्वारा किया गया था। ठीक है, और उसमें क्या है, कुल 34 गुफाएं थी जिसमें 1 से लेकर के 12 तक की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड थी। 13 से जो 29 तक की जो गुफाएं थी वो हिंदू धर्म से रिलेटेड थी और 30 से लेकर 34 तक की जो गुफाएं हैं वो जैन धर्म से रिलेटेड थी। तो इस तरह से देखा जा सकता है कि राष्ट्रकूट वंश में लगभग सभी धर्मों के अनुयायी या महत्वपूर्ण धर्मों के अनुयायी शासक हुए थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमारा लास्ट चोल वंश। चोल वंश के संस्थापक के तौर पर विजयालय को जाना जाता है। इन्होंने राजधानी तंजौर या तंजावुर क्षेत्र को बनाया। पल्लवों के बाद में चोल वंश की राजधानी जो तमिल क्षेत्र में थी, तो चोल वंश की स्थापना की गई पल्लवों के बाद में, जो कि कहां पर की गई, तमिल क्षेत्र के अंदर की गई थी। जब पल्लव किए, पल्लव के बाद में महत्वपूर्ण शासक नहीं हुए, पल्लव शासकों के बाद में, तो वहां पर क्या है, तमिल क्षेत्र में अब थोड़ा सा शासन कमजोर पड़ गया था। तो इस चीज का फायदा उठा करके चोलों ने वहां आक्रमण किया और एक नए वंश की स्थापना की जिस वंश को चोल वंश के नाम से जाना जाता है। इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण काम जो किए हैं वो मैं बता देता हूं। राजराज प्रथम इनके एक शासक हुए चोल साम्राज्य में। तो इन्होंने क्या है, राजराजेश्वर नाम का एक मंदिर बनवाया था, शिव जी का नाम का, ठीक है, महादेव जी का मंदिर बनवाया था, राजेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने क्या है, श्रीलंका को जीत लिया था और इसे चोल साम्राज्य में मिला लिया था। किसने, राजराज प्रथम ने साम्राज्य में मिलाया इसको, श्रीलंका को जीत करके चोल साम्राज्य में मिलाया। और जो चोल साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा है वो राजेंद्र प्रथम को जाना जाता है। पाल शासक महिपाल को इसने हराया था। उपाधि इसने गंगकोड चोल की उपाधि इसने धारण की थी। गंगकोड चोलपुरम को इसने राजधानी बनाया था। और इसके अलावा बात करें हम, चोल नामक तालाब भी इसी ने बनवाया था। और अंतिम शासक जो चोलों में है वो उसे हम राजेंद्र तृतीय के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये था आपका डाटा जो मैंने प्रोवाइड किया दक्षिण भारत के इतिहास के क्रम में 1000 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक के टाइम पीरियड में जो दक्षिण भारत में जो राजवंश पनपे थे उनके बारे में एक डाटा वीडियो है, डाटा है जो आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा जो स्टोरी है ना पूरी वो हम पढ़ेंगे, वहां की कलाओं को जोड़ करके, वो मैं बार बार आपको बता रहा हूं। हम जो नेक्स्ट क्लासेज स्टार्ट करेंगे उनमें हम इन स्टोरीज को देखेंगे और काफी आनंद आएगा। जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई चीजों। हेलो दोस्तों, अगर आप कम समय में अपनी तैयारी को नई पहचान देना चाहते हैं और गुणवत्ता से समझौता नहीं करते हैं तो पहचान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। इस तरह की सभी वीडियोस अवेलेबल रहेंगी आपको यूट्यूब पर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और अपनी तैयारी को एक नया अंजाम दें ताकि कम समय में तैयारी करते हुए आप अपनी सफलता को अचीव कर सकें। हेलो दोस्तों।